जब ज़कुई सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी के ख़ैमे में पहुंची, तुम परिंदों से दिल बहलाया करो सिपागिरी इस इंसान के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हूँ। ये तारीख अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने चचाजाद भाई खलीफा अल-सालह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। इन दोनों ने सलीबों को दरपर्दा मदद से रुजोरात काला बीज दिया और सलाहुद्दीन ऐवबी को शिकस्त देने की साजिश की। अमीर सैफुद्दीन अपना माल व उम्मता छोड़कर भागा। इसके जाती हैमागाह से रंग बिरंगी परिंदे, हसीन और जवान रक्साएं और गाने वालियां साज और साजिंदे शराब के मटके बरामद हुए। सुल्तान ने परिंदों, गाने वालियों और साजिंदों को आज़ाद कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। दोनों ने किफार की पुष्प बनाई करके उनके हाथों मेरा नाम व निशान मटाने की नापाक कोशिश की, मगर यह सोचा कि तमधारी ये नापाक कोशिश आलम इस्लाम का भी नाम व निशान मिटा सकती थी। तुम अगर मुझसे हसद करते हो तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर दो कातिलाना हमले कर चुके हो, दोनों नाकाम हुए। अब एक और कोशिश करके देख लो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सर बुलंद रहेगा, तो रब काबा की कसम में अपना सर तुम्हारे तलवार से कटवा नगा और तुम्हारे कदमों में रखने की वसीयत करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त ही हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रेमानट जैसे इस्लाम दुश्मन तुम्हारे दोस्त इसलिए है कि तुमने इन्हें मुसलमानों के खिलाफ जंग में उतरने की शह और मदद दी है। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते और इसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफा हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्दों फन सिपागिरी तमधारा कौमी पेशाही मीम हेर मुसलमान अल्लाह का सफाई है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो सिपागिरी इस इंसान के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हूँ। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये नहीं कर सकूं तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ करें। सलाहुद्दीन ऐवबी एक यूरोपी मोरालेन को लिखता है, सलाहुद्दीन के हाथों जो माल गनीमत लगा उसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेअंदाजा थे। सुल्तान ने तमातर माल गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उनको रहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपने सिपाहियों और गुरबा में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजाम उल मलिक को दे दिया। उसने उसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। नून खुद कुछ रखा और न अपने किसी जर्नेल को कुछ दिया। उसका नतीजा ये हवा की जंगी कैदी जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम रहा होकर सुल्तान के कैंप में जुमा हो गए और सुल्तान की इताअत कबूल करके अपनी खिदमत फौज के लिए पेश कर दी। ऐवबी की कुशादा ज़र्फी और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। उससे पहले हसब बिन सबा के पर इसरार फिरक़े फिदाई जुमी यूरोपियन मोरहीन ने कातिलों का गिरोह लिखा है। सलाहुद्दीन ऐवबी पर दोबारा कातिलाना हमले कर चुके थे, लेकिन अल्लाह ने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मुजज़ा हुआ जिसमें ये मर्द मुजाहिद बाल बाल बच गया। सुल्तान पर तीसरा कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबों की साजिश की छटान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान जंग से भाग गया था, मगर वो सुल्तान के खिलाफ बाज और कीना से बाज भी आया। इसने हुस्न बिन सबा के कातिल फिरके की मदद हासिल की। हुस्न बिन सबा का फिरका इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। इसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह जमीन सूरज से दूर होकर गनाहों का गहवारा बन गई है, उसी तरह एक हुस्न बिन सबा नामी एक शख्स ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान भी कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तलिस्माती तरीकों से लोगों का अपना पैरोकार बनाता। इस मकसद के लिए इस गिरोह ने निहायत हसीन लड़कियां, नशावर जुड़ी बूटियां, हैपनाटिज्म और चर्ब जबानी जैसे तरीके अपनाए। दहशत बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालिफिन को कत्ल कराने के लिए एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके हफी और पर इसरार होते थे। इस फिरके के अफराद कत्ल चलाक जमीन और नडरथे के भेस बदल कर बड़े बड़े जनरलों के बॉडी गार्ड बन जाते थे और जब कोई पर इसरार तरीके से कत्ल हो जाता तो कातिलों को सुराग भी नहीं मिल पाता। कुछ अर्सा बाद ये फिरका कातिलों का गिरोह के नाम से मशहूर हुआ। ये लोग सियासी कत्ल के माल थे, जर भी इस्तेमाल किया करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरके उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी को ना तो लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था और ना थी शराब से। वो उन दोनों से नफरत करता था। सुल्तान को इस तरीके से कत्ल ही किया जा सकता था। इसको कत्ल करने का यही एक तरीका था कि इस पर कातिलाना हमला किया जाए। इसके मुहाफिजों की मौजूदगी में इस पर हमला भी किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सुल्तान को ये तवक्को थी कि उसका चाजाद भाई अल-सालह और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, इन्होंने इंतकाम की एक और जेर जमीन कोशिश की। सलाहुद्दीन ने इस फतह का जश्न मनाने के बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में
लिया उनमें गाजा का मशहूर कस्बा था। उसे कस्बे के गर्दूनवा में एक रोज सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी, अमीर जावाला सदी के जैसे में दोखा के वक्त नूरगी के अलम में सता रहे थे। सुल्तान ने वो पगड़ी थी उतारी थी जो मैदान जंग में सुल्तान के सर को सहराई गर्मी और दुश्मन के तलवार से बचा कर रखती थी। जैसे कि बाहर इसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडी गार्ड्स के इस दस्ते का कमांडर रासी देर के लिए ऑन से चला गया। एक मुहाफिज ने सुल्तान के जैसे में गिरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम के अजमत के पासबान की आंखें बंद थी और पीठ के बल लेटा हुआ था। इस मुहाफिज ने बॉडी गार्ड्स की तरफ देखा। उनमें से 3-4 बॉडी गार्ड्स ने इसकी तरफ देखा। मुहाफिजों ने अपनी आंखें बंद करके खोली। एक खास इशारा। 3-4 मुहाफिज उठे और 2-3 बाकी बॉडी गार्ड्स को बातों में लगा लिया। मुहाफिज जैसे में चला गया और हंजर कमर बंद से निकाला। दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी पर जसत लगाई। मंजर वाला हाथ ऊपर उठा। उसी वक्त सुल्तान ने करूत बदली। ये बताया जा सकता कि हमला आवर हंजर कहाँ मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सुल्तान की पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर बाल बराबर जितना दूर रहा और पगड़ी सर से उतर गई। सुल्तान सलाहुद्दीन बिजली की तेजी से उठा। उसे समझने में देर न थी लगी कि ये सब क्या है। इस पर उससे पहले 2 ऐसे हमले हो चुके थे। इसने इस पर भी इजहार थी किया कि हमला आवर खुद इसकी बॉडी गार्ड की वर्दियों में थे, जिसे उसने खुद अपने बॉडी गार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। उसने एक सांस बराबर भी अपना वक्त जाया न किया। हमला आवर अपना हंजर पगड़ी से खींच रहा था। ऐवबी का सर नगा था। इसने भरपूर ताकत से एक खून सा हमला आवर की तोड़ी पर दी मारा। हड्डी टूटने की आवाज आई। हमला आवर का जबड़ा टूट चुका था। वो पीछे की तरफ गिरा और इसके मुंह से हैबतनाक आवाज निकली। उसका नजर ऐवबी की पगड़ी में रह गया था। ऐवबी ने अपना खंजर निकाल लिया था। इतने में 2 मुहाफिज अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन्हें कहा कि उनको जिंदा पकड़ो, लेकिन ये दोनों मुहाफिज सुल्तान सलाहुद्दीन पर टूट पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था, क्योंकि तमाम बॉडी गार्ड्स अंदर दाखिल हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ये देखकर हैरान था कि इसके बॉडी गार्ड्स 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। उसे चूंकि मालूम थी ना था कि इसमें उसका दोस्त कौन है और दुश्मन सो वो इस मरका में शामिल थी न थी। हुआ कुछ देर बाद बॉडी गार्ड्स में चंद मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ जमी हुए तो इंकिशाफ हवा कि ये जो दस्ता सुल्तान सलाहुद्दीन की हिफाजत पर मामूर था, इसमें 7 फिदाई थे जो सुल्तान सलाहुद्दीन को कत्ल करना चाहते थे। इन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई को अंदर ही में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई तो दूसरे भी अंदर चले गए। असल मुहाफिज भी अंदर चले गए। वो सूरत हाल समझ गए। सो सुल्तान सलाहुद्दीन बीच गया। सुल्तान सलाहुद्दीन नून अपने पहले हमला आवर होने वाले की शहरत पर तलवार रखकर पूछा कि वो कौन है और असको किसने भेजा है। सच कहने पर सुल्तान ने इसके साथ जान बख्शी का वादा किया। इसने कहा कि वो फिदाई है और असको मैशकन, जिसे बाज मोरहीन ने मशनगन भी लिखा है, ने भेजा ने हमीशकन अलसालह के किले का एक गवर्नर था। असल वक़ात की तरफ आने से पहले ये जरूरी मालूम होता है कि इन वाक़यात से पहले के दूर को देखा जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी के नाम अजमत, इस्लाम की अजमत और इसके कारनामों से मुस्लिम और नान मुस्लिम कौन वाकिफ थी। मिल्लत इस्लामिया तो सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी को भूल भी थी सकती। मसीही दुनिया भी सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी को रती दुनिया तक याद रखेगी, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी सलीबी जुंगों और सलीबों के दूर हुकूमत में एक मुसलमान शीर था, जिसने हजारों जख्म दिए मसीही बरादरी को। सो लिहाजा ये जरूरी मालूम न थी होता कि सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी की शजरा नसब को तफसील से बयान किया जाए। इस्लाम और इंसान पर हम आपको ऐसे वाक़यात सुनाने जा रहे हैं जिसकी वसअत के लिए तारीख का दामन बहुत ही छोटा पड़ जाता है। ये तफसीलात वाक़या निगारों और कलमकारों की रिकॉर्ड की हुए थे। कुछ सीना बसीना अगली नस्ल तक पहुंची। तारीख ने सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी के कारनामे महफूज किए हैं, क्योंकि तारीख बहुत कम पड़ जाती है सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी की जिंदगी के आगे। इन साजिशों का जिक्र तारीख ने बहुत कम किया है जो अपनों ने सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी के खिलाफ कैसे और इसके शोहरत तारीखी अजमत को दागदार बनाने के लिए ऐसी लड़कियां बार बार इस्तेमाल की जिनका हुस्न तलिस्माती था। तारीख इस्लाम का ये हकीकी ड्रामा 23 मार्च 1169 के रोज से शुरू होता है, जब सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी को मिस्र का औसराय और फौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया। इसे इतना बड़ा रबता एक तो इसलिए दिया गया कि वो हुक्मरानों के घरों का नौ निहाल था, और दूसरा इसलिए कि अवाइल उम्री में थी वो फनहरब व उज़्र का मार हो गया था।
सिपाहगिरी वर्षे में पाई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी के मानों में हुक्मरानी बादशाही के कौम की अजमत और फलाह व बहबूद था। उसका जब शऊर बेदार हुआ तो पहली खलश यही महसूस की वो ये थी कि मुसलमान हुक्मरानों में न सिर्फ ये कि इत्तेहाद थी बल्कि वो एक दूसरे की मदद करने से भी गुरेज करते थे। वो अय्याश हो गए थे। शराब और औरत ने जहाँ इन्हें इनकी जिंदगी रंगीन बना रही थी वहाँ आलम इस्लाम और इस अजीम मजहब का मुस्तकबिल तारीख हो गया था। इन अमीरों हुक्मरानों और रियासों के हरम गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे रहते थे। ज्यादातर लड़कियां यहूदी और ईसाई थी जिनको हासिल तरबियत देकर इन हरमों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और अदाकारी में कमाल रखने वाली ये लड़कियां मुसलमान हुक्मरानों और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बे को दीमक की तरह चाट रही थी। उसका नतीजा ये था कि सलीबी जिनमें फ्रैंक फिरंगी हासिल तौर पर काबिल जिक्र है मुसलमानों की सल्तनतों को टुकड़े करते जा रहे थे और बाज मुसलमान तो शाह फ्रैंक को सालाना टैक्स और जजिया भी देते थे जिसकी मिसाल हुंडा टैक्स की सी थी। सलीबी अपनी जंगी कुव्वत के रोब और छोटे छोटे हमलों से मुसलमान हुक्मरानों को डराते रहते कुछ इलाकों पर कब्जा करते टैक्स और तावान वसूल करते। उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस्लाम को अरप लिया जाए। मुसलमान रियाया का खून चूस कर टैक्स देते रहते थे। उनका मकसद ये था कि बस इनकी ऐश व इशरत में मुहल्लिल नहीं आ जाना चाहिए। फर्क परस्ती के बीच वो दिए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फिरका हुस्न बिन सबा का था जो सलाहुद्दीन की जवानी से एक सदी पहले वजूद में आया था। ये मफाद परस्तों का टोला था। खतरनाक और पर इसरार। ये लोग अपने आप को फिदाई कहलाते थे। याद रहे कि पाकिस्तानी तालिबान भी खुद को फिदाई कहलाते हैं जो बाद में हशीशन के नाम से मशहूर हुए क्योंकि वाओ पैशीश नामी एक नशा अवश्य से दूसरों को अपने जाल फंसा दे। सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी ने मदरसा निज़ाम उल मलिक में तालीम हासिल की। याद रखिए कि निज़ाम उल मलिक दुनिया इस्लाम के एक वजीर थे। ये मदरसा इन्होंने तामीर किया है। में इस्लामी तालीम दी जाती थी और बच्चों को इस्लामी तारीख और नजरियात से बहरूर किया जाता। एक मोरा इब्न लथर के मुताबिक निज़ाम उल मलिक हुस्न बिन सबा के फिदाईवा का पहला शिकार हुए थे क्योंकि वो रोमियों की तौसी पसंदी की राह में चट्टान बने हुए थे। रोमियों ने 1991 में इन्हें फिदाईवा के हाथों कत्ल कर दिया। उनका मदरसा कायम रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी ने वही तालीम हासिल की। उसी उम्र में सिपाहगिरी की तरबियत अपने खानदान के बड़ों से ली। नूरुद्दीन जंगी ने सकु जंगी चालीं सिखाई, मुल्क के इंतजामात के सबक सिखाए और डिप्लोमेसी में महारत दी। इस तालीम और तरबियत ने इसके अंदर जज्बा पैदा किया जिसने आगे चलकर सुलीबियों के लिए सुल्तान को बिजली बना दी। जवानी में भी उसने वो महारत, जमानत और असलियत हासिल की थी जो एक सालार अजीम के लिए अहम होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फन हरब वाउजर में जासूस, गोरिल्ला और कमांडो ऑपरेशंस को खुसूसी अहमियत दी। उसने देख लिया था कि सलीबी जासूसी की मैदान में आगे निकल गए थे और वो मुसलमानों के नजरियात पर निहायत कारगर हमले कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन नजरियात के महाज पर लड़ना चाहता जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती थी। इन वाकयात में आप चल कर रखेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन की तलवार का वार तो गहरा होता था लेकिन इसकी मोहब्बत का वार तलवार से भी ज्यादा मारता था। इसके लिए तहम्मुल और बरदबारी की जरूरत होती थी जो सुल्तान सलाहुद्दीन ने जवानी में भी खुद के अंदर पैदा कर दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन को जब मिस्र का वायसराय बनाकर भेजा गया तो वहां पर सीनियर उहदेदारों ने आसमान सर पर उठा लिया क्योंकि वो सब इस ओहदे की आस लगाए बैठे थे। इनकी नजर में सुल्तान सलाहुद्दीन तफल मकतब था लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने इनका सामना किया और बातें सुनी तो उनका एहतजाज सर पड़ गया। यूरोपियन मोरालेन पोल के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन डिस्पलन का भत्ती सहत साबित हुआ। अपने तफरी, अयाशी और आराम को अपने और फौज के लिए हराम करार दिया। इसने अपनी तमाम जिस्मानी और ज़हनी कुव्वत सिर्फ इसमें खर्च की कि मिल्लत इस्लामिया को फिर से एक कर सकें और सुलीबियों को यहाँ की सरजमीन से निकाल सके। सुल्तान सलाहुद्दीन फलस्तीन पर हर कीमत से कब्जा करना चाहता था और यही मकासद सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को दे मिस्र का वायसराय बनकर सुल्तान ने कहा, अल्लाह ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है और अल्लाह ही मुझे फलस्तीन भी अता करेगा। जिसने आगे चलकर सुलीबियों के लिए सुल्तान को बिजली बना दी। जवानी में भी उसने वो महारत, जमानत और असलियत हासिल की थी जो एक सालार अजीम के लिए अहम होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फन हरब वाउजर में जासूस, गोरिल्ला और कमांडो ऑपरेशंस को खुसूसी अहमियत दी। उसने देख लिया था कि सलीबी जासूसी की मैदान में आगे निकल गए थे और वो मुसलमानों के नजरियात पर निहायत कारगर हमले कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन नजरियात के महाज पर लड़ना चाहता जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती थी। इन वाकयात में आप चल कर रखेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन की तलवार का वार तो गहरा होता था लेकिन इसकी मोहब्बत का वार तलवार से भी ज्यादा मारता था। इसके लिए तहम्मुल और बरदबारी की जरूरत होती थी जो सुल्तान सलाहुद्दीन ने जवानी में भी खुद के अंदर पैदा कर दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन को जब मिस्र का वायसराय बनाकर भेजा गया तो वहां पर सीनियर उहदेदारों ने आसमान सर पर उठा लिया क्योंकि वो सब इस
ओहदे की आस लगाए बैठे थे। इनकी नजर में सुल्तान सलाहुद्दीन तफल मकतब था, लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने इनका सामना किया और बातें सुनी तो उनका एहतजाज सर पड़ गया। यूरोपियन मोरालेन पोल के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन डिस्पलन का बहुत ही सहज साबित हुआ। अपने तफरी, अयाशी और आराम को अपने और फौज के लिए हराम करार दिया। इसने अपनी तमाम जिस्मानी और ज़हनी कुव्वत सिर्फ इसमें खर्च की कि मिल्लत इस्लामिया को फिर से एक कर सकें और सुलीबियों को यहाँ की सरजमीन से निकाल सके। सुल्तान सलाहुद्दीन फलस्तीन पर हर कीमत से कब्जा करना चाहता था और यही मकासद सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को दे मिस्र का वायसराय बनकर सुल्तान ने कहा, अल्लाह ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है और अल्लाह ही मुझे फलस्तीन भी अता करेगा। मगर मिस्र पहुंचकर सुल्तान पर इंकिशाफ हवा के उसका मुकाबला सिर्फ सुलीबियों से भी है। बिल्कुल इसके अपने मुसलमान भाइयों ने इसकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बना रखे हैं जो सुलीबियों के अज़ाइम और जंगी कुव्वतों से ज्यादा खतरनाक है। तो ये था मलका सा तारुफ। मिस्र में जिन ज़माने सुल्तान का इस्तकबाल किया उनमें एक नाजी नामी सालार बहुत अहमियत का हामिल था। सुल्तान ने सबको सर से पांव तक देखा। सुल्तान के होंठों पर मुस्कुराहट और जबान पर प्यार की चाशनी थी। बाज पुराने अफसरों ने सुल्तान को ऐसी नजरों से देखा जिनमें तनस और मुहीर थी। वो सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी के नाम से वाकिफ थे या ये कि ये एक शाह खानदान का फिर थे और अपने चचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी का क्या रिश्ता है। उन सब की निगाहों में सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी की अहमियत बस इसके खानदान बैकग्राउंड की वजह से थी या सिर्फ ये कि वो मिस्र का वायसराय बनकर आया था। इसके सिवा इन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी को कोई वक़्त ना दी। एक बोले अफसर ने अपने साथ खड़े अफस के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम पाल लेंगे। उस वक्त के मोरा ये भी लिख पाए कि आया सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी ने इनकी नजरें भांप ली थी कि थी वो इस्तकबाल करने वाले इस हुजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने हाथ मिलाने के लिए रुका तो इसके चेहरे पर तब्दीली आई। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन नाजी जो इसके बाप के उम्र का था सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरफ झुका, फिर ऐवबी से बगलगीर हो गया। उसने ऐवबी की पेशानी को छूम कर कहा, मेरी खून का आखिरी कतरा भी आपकी हिफाजत के लिए होगा। तुम मेरे पास जिंदगी और शरदा की अमानत हो। मेरी जान अजमत इस्लाम से ज्यादा कीमती थी। मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखी। सलीबी सियाह घटाओं की तरह छा रहे ही सुल्तान ने कहा। नाजी जवाब में मुस्कुराया जैसे सुल्तान ने कोई लतीफा सुनाया है। सुल्तान सलाहुद्दीन इस तजुर्बाकार सालार की मुस्कुराहट को गालिब इन्हें समझ सका। नाजी फातिमी खिलाफत का परवरदा सालार था। वो मिस्र में बॉडी गार्ड का कमांडर इन चीफ था, जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। ये फौज उस वक्त के जदीद हथियारों से लैस थी और यही फौज नाजी का तैयार बन गई थी, जिसके जोर पर नाजी बेताज बादशाह बन गया था। वो साजिशों और मफाद परस्तों का दूर रहा। इस्लामी दुनिया की मरकजियत खत्म हो गई थी। सुलीबियों की भी निहायत दिलकश तखरीब कारियां शुरू रही। जद परस्ती और तयश का दूर दौरा था। जिसके पास जरा सी भी ताकत थी वो असको दौलत और इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडी गार्ड फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। अल्लाह ने असको साजिश साज दिमाग दिया था। नाजी को उस दूर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बगाड़ने में खुसूसी महारत रखता था। इसने सुल्तान सलाहुद्दीन को देखा तो इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट हुई जैसे एक कमजोर और हफीफ भीड़ को देखकर एक भेड़िए के दांत निकल आते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन इस जरमंद समझ न थी सका। सुल्तान सलाहुद्दीन के लिए सबसे ज्यादा अहम आदमी नाजी भी था, क्योंकि वो 50,000 बॉडी गार्ड का कमांडर रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन को फौज की बहुत अशद जरूरत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर ले। तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रखी गई है मैं इसके लायक ना था। इस दस्तार ने मेरी नींद और आराम खत्म कर दी है कि आप हजरात मुझे इस छत के नीचे लेकर नहीं जाएंगे जिसके नीचे मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे। में किया हुजूर काम से पहले ताम लेना पसंद करेंगे? इसके नायब ने कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कुछ सोचा और इसके साथ चल पड़ा। लंबे टरंगे बॉडी गार्ड इस इमारत के सामने दो रवैया दीवार बनकर खड़े थे जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फौजियों का अद्भुत और तैयार देखे तो इसके चेहरे पर रौनक आई, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही ये रौनक खत्म हुए और 4 नौजवान लड़कियां जिनके जिस्मों में जक शिकन लचक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समूया हुआ था, आंखों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई टोकरियां लिए हुए खड़ी थी। इन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन के कदमों में पत्तियां फेंकना शुरू की और इसके साथ डफ की ताल पर ताउस दरबाब और शहनाइयों का मशहूर की नगमा उभरा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिए। नाजी और उसका नायब सुल्तान सलाहुद्दीन के दाएं बाएं थे। वो दोनों झुकिए और सुल्तान सलाहुद्दीन को आगे बढ़ने की दावत दी। ये वो अंदाज था जो मुगलों ने
हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाउद्दीन फूलों की पत्तियां मुसलने भी अयावबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो लोगों ने बहुत ही कम किसी के होंठों पर देखी थी। हम हुजूर के कदमों में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना थी चाहते हैं तो वो एक थी चीज है जो मुझे बहुत भाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, आप हुक्म दें, वो कौन सी चीज है जो सुल्तान के दिल को भाती है? नाजी के नायब ने कहा, सुलीबियों की लाशें। सुल्तान सलाहुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा, मगर जल्द ही ये मुस्कुराहट खत्म होगी। इसके आंखों से शोले निकलने लगे। इसने धीमी आवाज में, जिसमें गजब और अताब छुपा हुआ था, कहा, मुसलमानों की जिंदगी फूलों की सींच थी। जानते भी हम सलीबी सल्तनत मिल्लत इस्लामिया को चौं की तरह खा रही है, और जानते हैं कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू किया। हमने अपनी बच्चियों को नगा करके इनकी असमतें रौंद डाली। मेरी नजर में फलस्तीन पर लगी हुई है, तुम मेरी राह में फूल डालकर मिस्र से भी इस्लामी झंडा उतरवा देना चाहते हैं किया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सबको एक नजर से देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने उन पर कदम रखा तो मेरी रूह छलनी हो जाएगी। उठा दो उन लड़कियों को मेरी आंखों से, ऐसा ना हो कहीं मेरी तलवार उनकी जुल्फों में उलझ कर बेकार हो जाए। हुजूर की जा हशमत हुजूर ना कहो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी की गर्दन काट दी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, हुजूर वो है जिनके नाम का तुम कलिमा पढ़ते हो, जिनका मैं गुलाम बेदाम हूँ। मेरी जान फिदा हूँ इस हुजूर पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कुंदा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र आया हूँ। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहिरा रूम में डबो देना चाहता है, शराब में डबो देना चाहता है। मैं बादशाह बनकर भी आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां उठाकर आंख से उठ गई थी। सुल्तान तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था जिसमें एक लंबी मेज रखी हुई थी जिस पर रंगारंग फूल रखे हुए थे। उनके बीच बरोस्ट किए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालिम मुर्ग और जाने किया रखा गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन रुक गया और अपने नायब से कहा कि क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा ऐसा ही खाना खाता है? थी हुजूर, गरीब तो ऐसे खाने का जवाब ही थी देख सकते। नायब ने कहा, तुम किस कौम के फर्द हो? सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि उन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों का जवाब भी थी देख सकते। किसी तरफ से कोई जवाब भी आया। इस जगह जितने मुलाजिम है और जितने सफाई ड्यूटी पर है उन सबको भुलाओ और ये खाना उनको दे दो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने लपक कर एक रोटी उठा, इस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से रोटी खाकर पानी पिया और बॉडी गार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर इस कमरे में चला गया जो वायसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी दफ्तर से निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, आईडी लगाई और नजरों से उजल हुआ। रात नाजी के 2 कमांडर जो इसके उम्रस थे बैठे इसके साथ शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। हम बहुत जो भी बात करता है कहता है रब काबा की कसम, सुलीबियों को मिल्लत इस्लामिया से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। सलाहुद्दीन ऐवबी एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी थी जानता कि मिल्लत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने इसे बताया थी कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है और ये शक्ल जिसे वो अपनी फौज समझता है सुलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा। दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है उर्विश? मैं इसे यकीन दिला आया हूं कि ये 50,000 सूडानी शीर सुलीबियों के पर्चे उड़ा देने गए। लेकिन नाजी छप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो? इसने कहा है कि एक थी मुल्क की फौज ठीक थी होती। उसने बोला कि मिस्र की फौज बनाकर उनमें शामिल कर दो। नाजी ने कहा, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि हुक्म की तमील होगी, लेकिन मैं इस हुक्म की तमील नहीं करूंगा। नाजी ने जवाब दिया। मिजाज का कैसा है? और रविश ने कहा, जिद का पक्का मालूम होता है। नाजी ने कहा, आपके दानिश और तजर्बे के आगे तो वो कुछ भी लगता। नया अमीर मिस्र बनकर आया है, कुछ रोज ये नशातारी रहेगा। दूसरे कमांडर ने कहा, मैं ये नशा उतरने भी दोनगा, उसी नशे में भी बदमसत करके मारूंगा। नाजी ने जवाब दिया। बहुत देर तक वो सुल्तान के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सुल्तान ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या कर ये न गए। इधर सुल्तान अपने नाइन को सामने बैठाए ये बात जमन नशीन करा रहा था कि वो यहाँ हुकूमत करने भी आया और ना थी किसी को हुकूमत करने देगा। उसने इन्हें कहा कि असकू जंगी ताकत की जरूरत है और इसने ये भी कहा कि असकू यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद भी आया। 50,000 बॉडी गार्ड सूडानी है। हमें मुल्क के हर बाशिंदे को यह हक देना चाहिए कि वो हमारे फौज में से आए, अपने जौहर दिखाए और माल गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का मयार जिंदगी उसी तरह बुलंद हो सकता है। मैंने नाजी को कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दें। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तमील करेगा? एक नाजिम ने इससे पूछा।
क्या वो हुक्म की तमील से गुरेज करिएगा? वो हुक्म की तमील से गुरेज कर सकता है, वो हुक्म की तमील थी अपनी मनवाता है, फौजी उमूर इसके सिपरद है। नाजिम ने जवाब दिया। सुल्तान एवबी खामोश हुआ, जैसे इस पर कुछ असर हवाई थी। इसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूस और जवाबी जासूसी का मार था, उसे सुल्तान बागदाद से अपने साथ लाया था। वो अढ़ीर उम्र आदमी था, अदाकारी, चर्ब जबानी, भेस बदलने का मार था। उसने जुंगों में जासूसी की भी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना एक गिरोह था जो आसमान से तारे भी तोड़े ला सकता था। सुल्तान को जासूसी की अहमियत से वाकिफियत थी। फनी महारत के अलावा अली बिन सुफियान में वही जज्बा था जो सुल्तान एवबी में था। तुमने सुना अली, ये लोग कहते हैं कि नाजी किसी से हुक्म भी लेता अपनी मनवाता है। सलाहुद्दीन ने कहा, हमने सुन लिया है, अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती भी करता तो मेरी राय में बॉडी गार्ड्स का ये कमांडर जिसका नाम नाजी है, नापाक जनीत का मालिक है, उसके मुताबिक मैं पहले से भी कुछ जानता हूँ। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह ले रही है, दरअसल नाजी की जाती फौज है। उसने हुकूमती हलकों में ऐसी साजिशें की है जिसने हुकूमती ढांचे को बेहद कमजोर कर दिया है। आपका ये फैसला बिल्कुल वजह है कि फौज में हर हत्या के सफाई होने चाहिए। मैं आपको तफसीली रिपोर्ट दूंगा। मुझे शक है कि सूडानी फौज इसकी वफादार है, हमारी थी। आपको इस फौज की तरतीब और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सबतोश करना पड़ेगा। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं अपने भी सफों में अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता। नाजी अपने घर का भी है, सको सबतोश करके दुश्मन बना लिया। दानिशमंदी नहीं, हमारी तलवारें गैरों के लिए है, अपनों को खून बहाने के लिए भी। मैं नाजी की जनीत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम इस फौज की जनीत मालूम करने की कोशिश करो और मुझे ठीक रिपोर्ट दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, मगर नाजी इतना कच्चा भी था, इसकी जनीत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आजाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इक़्तिदार और शैतानियात के साथ, इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जैसे वो अपने जाल में फंसा लेना चाहता था, इसके सामने मोम बिन जाता था। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने यही रवैया इख्तियार किया, यहाँ तक कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने भेंट भी थी। हम मिलाता चला जाता। उसने मिस्र के मुख्तलिफ हिस्सों से सुल्तान सलाहुद्दीन के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए आम भर्ती शुरू की थी, अगर चाहिए काम इसके मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते गए, सुल्तान सलाहुद्दीन उसे कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन को यकीन दिलाया था कि सूडानी फौज इसके हुक्म की मुंतजिर है और ये कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। नाजी 2-3 बार सुल्तान सलाहुद्दीन को कह चुका था कि सूडानी फौज बॉडी गार्ड्स की तरफ से उसे दावत देना चाहता है और फौज इसके एजाज में जश्न मनाने को बताब है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ये दावत मसरूफियात की वजह से कबूल भी कर सका। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में 2 मतअमद जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। 2 नाचने वालियां मुल्की मौसीकी पर मस्ती में आए हुए नागनों की तरह मशहूर की नदाम से रक्स कर रही थी। इनके पाँव में घनघरों भी थे, इनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इस कदर थे कि उनके 70 ढके हुए थे। इस रक्स में हमार का तासुर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स के नशे में महू होता था तो कोई अंदर आने की जुर्रत भी कर सकता था। सिर्फ नाजी को मालूम था कि वो कौन सा काम है जिसके लिए नाजी शराब व शबाब के महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जुर्रत भी करता था। इसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और सूडानी लिबास में मलबूस एक अधेड़ उम्र का आदमी था, इसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी इसके चेहरे की दिलकशी और कद-काठ देखकर ठटक गया। वो औरतों का शिकारी था, उसे औरतें सिर्फ अय्याशी के लिए दरकार थी। उनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें से एक ये था कि वो उनमें से बहुत ही खूबसूरत और यार लड़कियों के जरिए बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था, और एक काम ये भी कि वो इन्हें अमीरों और हुक्मरानों को ब्लैकमेल करने के इस्तेमाल किया करता था और साथ में उनसे जासूसी भी करा लिया करता था। जिस तरह कस्साब जानवर को देखकर बताता है कि उसका गोश्त कितना है, इस तरह नाजी भी लड़की को देखकर बताता कि ये लड़की किस काम के लिए मौजूद है। लड़कियों के व्यापारी और बर्दा फरोश अक्सर माल नाजी के पास भी लाया करते थे। ये आदमी भी ऐसे भी व्यापारियों में से भी लगता था। लड़की के मुताबिक उसने बताया कि लड़की तजुर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को जबान के मीठेपन की वजह से पानी में तब्दील भी कर सकती है। नाजी ने उसका तफसीली इंटरव्यू ली। वो इस फन का मार था। उसने राय कायम की कि जिस काम के लिए वो इस लड़की को तैयार कर रहा है, थोड़े से ट्रेनिंग के बाद ये लड़की इस काम के लिए मौजूद होगी। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी इस लड़की को अपने कमरे में लेकर चला गया जहां इसके साथ ही रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नचाने के लिए कहा और जब लड़की ने अपना चुका उतार कर अपने जिस्म को 2 बल दिए तो नाजी और इसके साथी तरफ उठे। पहले नचाने वाली वो के रंग पीले पड़ गए क्योंकि उनकी कीमत कम हो गई थी। नाजी ने उस वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और लड़की को पास बिठा कर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने ज़कुई बताया। नाजी ने इस से कहा, ज़कुई तुमको यहाँ लाने वाले ने बताया है कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। दोनगा नाजी ने कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी ज़कुई ने पूछा, हाल अगर तुम इसको पानी में तब्दील कर दो तो मैं इसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख
वो पत्थर कौन है? ज़कुई ने सवाल किया। नया अमीर मिस्र, नाजी ने कहा। वो सालार आजम भी है। वो शराब तो पीता होगा? ज़कुई ने पूछा। न थी शराब, नाच गाना तफरी से वो इतनी थी नफरत करता है जितनी एक मुसलमान खंजीर से करता है। मैंने सुना था आपके पास तो लड़कियों का एक तलस्सम है जो नील की रवानी को रोक लेता है, तो किया वो तलस्सम नाकाम हुआ? ज़कुई ने पूछा। मैंने अभी तक उनको आजमाया नहीं है, ये काम तुम कर सकती हूँ। मैं तुमको सुल्तान की आदतों के बारे में बता देता हूँ, नाजी ने के। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? ज़कुई ने पूछा। थी, अभी भी मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी थी, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बैठकर शराब पिला सकूं। अगर उसको कत्ल करना मकसूद था तो मैं ये काम मशीशन से आसानी के साथ कर सकता था, नाजी ने जवाब दिया। यानी आप सुल्तान से दुश्मनी थी, दोस्ती करना चाहते हैं? ज़कुई ने कहा। इतना बर्जस्ता जुमला सुनकर नाजी लड़की को चंद लम्हे गौर से देखता रहा। लड़की इसके तवक्को से ज्यादा जमीन थी। हाँ ज़कुई, नाजी ने इसके नरम वाव मिलाम बालों पर हाथ फेराते हुए कहा। मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा मनोलिफ और हम पे अला बिन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे इससे क्या काम लेना है, नाजी ने कहा और जरा सोच कर बोला। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दो कि एक जादू सुल्तान के हाथों में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न पर इसके हाथ का जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा भी रह सकोगी। सलाहुद्दीन तुमको मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है। तुम मुझे धोखा भी दे सकोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बात की है। वरनी मेरे हसीद और रुतबे का इंसान एक पेशावर लड़की से पहली मुलाकात मैं ऐसी बातें थी करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़कुई ने कहा। मुझे ये बताए कि मेरी सुल्तान तक रसाई कैसी होगी? मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ, नाजी ने कहा, और उसी रात में भी आपको इसके जैसे में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें उसी मकसद के लिए बुलाया है, बाकी में संभाल लोगी, ज़कुई ने कहा। वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजरी। सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी इंतजामी और फौजी की भी भर्ती मैं इतना मसरूफ था कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त भी निकाल सका। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी को नाजी के मुताबिक जो रिपोर्ट दी थी उसने सुल्तान को परेशान कर दिया था। सुल्तान ने अली से कहा, इसका मतलब यह है कि नाजी सुलीबियों से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सांप है जैसे मिस्र की अमारात आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान नून ने नाजी की तखरीबकारी की तफसील बतानी शुरू कर दी कि नाजी ने किस तरह बड़े बड़े उहदेदारों को हाथ में लिया और इंतजामिया में मनमानी करता रहा, और कहा, और जिस सूडानी सिपा का वो सिपा सालार है वो हमारी बजाय नाजी की वफादार है। क्या आप उसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच भी थी सकता, इलाज शुरू भी कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपा भर्ती किए जा रहे हैं वो सूडानी बॉडी गार्ड जेमिन को मिट कर दोनगा। फिर ये फौज ना सूडानी होगी और ना मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर मारी फौज में जज्ब हो जाएगी। नाजी को मैं इसके असल ठिकाने पर ले आवनगा, सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी ने कहा, और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि नाजी ने सुलीबियों के साथ भी गठजोड़ रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप मिल्लत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज पर लाकर इस्लाम को वसत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाबों को दीवाने का ख्वाब बना रहा है। वो तुम इस सिलसिले में किया कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी ने कहा, ये मुझ पर छोड़ दें। अली ने कहा, मैं जो करूंगा वो आपको साथ साथ बताता हूँगा, आप मुतमईन रहें। मैंने इसके गर्द जासूसों की ऐसी दीवार में चुन दिया है जिसके आंख भी है कान भी, और ये दीवार मुतहर्रिक है। यूं समझ लें कि मैंने इसको अपने जासूसी के किले में कैद कर लिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर भरोसा था कि इसने अली से इसके दर पर्दा कार्रवाई की तफसील ना पूछी। अली ने सुल्तान से पूछा, मालूम हुआ है वो आपको जश्न पर बुलाना चाहता है। अगर ये ठीक बात है तो इसकी दावत उस वक्त कबूल कर लें जब मैं आपको कहूंगा। ऐवबी उठा और अपने हाथ पीछे करके टहलने लगा। इसकी आंखी वो रुक गया और बोला, बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद जिंदगी से बेहतर थी कि इंसान पैदा होते थी मर जाए। कभी कभी ये बात दिमाग में आती है कि वो लोग कितने खुश नसीब है जिनकी कौमी हिस्स मुर्दा हो चुकी होती है और जिनका कोई किरदार थी होता बड़े मजे से जीते हैं और अपनी आय पर मर जाते आए। वो बदनसीब है। अमीर मुहतरम, अली बिन सुफियान ने कहा। हाँ बिन सुफियान, में जब इन्हें खुश नसीब कहता हूँ तो पीती थी कौन? मेरे कानों में ये बात डाल लेता है जो तुम कहीं, मगर सोचता हूँ कि अगर हमने तारीख का धारा इस मोड़ पर ना बदला तो मिल्लत इस्लामिया सहराओं वादियों में गुम हो जाएगा। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में तसीम होगी है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सुलीबियों का आलाकार बिन रहे हैं। मुझे इस बात का डर भी है कि अगर मुसलमान जिंदा भी रहे तो वो हमेशा सुलीबियों के गुलाम और आलाकार बनेंगे। वो उसी पर खुश होंगे कि वो जिंदा है, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। जरा नक्शा देखो। अली
आधी सदी में हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सुकड़ कर रह गया है। वो खामोश हो गया और टहलने लगा और फिर सर झटक कर अली को देखने लगा। जब तबाही अपने अंदर से तो उसे रोकना मुहाल होता है। अगर हमारे खिलाफतों और इमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमला करने की जरूरत पेश न थी आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार, अपनी कौमियत जला रहे हैं, इसमें सलीबी आस्ता तेल डालते रहेंगे। इनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेगी। मैं शायद अपना अज़्म पूरा ना कर सकूं। मैं शायद सलीबियों से शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर भी भरवो भी करना। इनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई समझौता, कोई मुआहदा ना करना। आपका लहजा बता रहा है कि जैसे आप अपने अज़्म से मायूस हो गए हैं। अली बिन सुफियान ने कहा। मायूस थी, जज्बाती। अली, मेरा एक हुक्म, मुतालिका शोबा तक पहुंचाओ, भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ऐसे आदमी ज्यादा से ज्यादा भर्ती करो जिनको जंगो जदल का पहले से तजुर्बा हो। हमारे पास उतनी लंबी तरबियत का वक्त थी। भर्ती होने वालों के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दो और तुम अपने लिए ज़मन नशीन कर दो कि ऐसे जासूसों को दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शब खून भी मारे। ये जानिबाजों का दस्ता होगा। इन्हें खुसूसी तरबियत दो, उनमें ज़बीत दो, उनमें ये सिफात पैदा करो कि वो ऊंट की तरह सहरा में ज्यादा से ज्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सके। इनकी नजरें अकाब की तरह तेज हों, इनमें सहराई लोमड़ी की मकारी हों और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत ताकत के मालिक हों। उनमें शराब और हशीश की आदत ना हो और औरत के लिए वो बर्फ की तरह बहूं। भर्ती तेज करा दवा अली सुफियान। और याद रखो, मैं हुजूम का कायल थी। मुझे लड़ने वालों की जरूरत है, ख्वाह तादाद थोड़ी हूँ, उनमें कौमी जज्बात हो और वो मेरे अज़्म को समझते हूँ। किसी के दिल में ये शुबाह ना हो कि उसे क्यों लड़ा जा रहा है।